हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसीएस। तो आज हम अपने हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सीरीज में पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या है। और पहला जो हमारा टॉपिक है वो प्रियम्बल से रिलेटेड है। तो प्रियम्बल का क्या है कि preamble is not merely a prefix or legal document. It represents a unique confluence of world greatest revolution, modern democratic philosophies, India's own ancient civilization. It serves as the ideological compass and soul of the constitution. So preamble क्या है? Preamble is a reflection of our Indian constitution. ओके, तो उद्देशिका जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का एक रिफ्लेक्शन है, या आप कह सकते हो कि जो भी हमारे संविधान में जो भी वैल्यूज जो निहित है उन सबका एक रिफ्लेक्शन है, एक मिरर ऑब्जेक्ट है। तो प्रियम्बल जो हमारा उद्देशिका है ये बहुत सारे जो विभिन्न देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे प्रभावित होकर के उनसे कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे उनको लेकर के हम अपने उद्देशिका और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मर्ज किए हैं। तो सबसे पहला जो चीज आती है उसमें वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट, जो स्टार्टिंग जो लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा माना जाता है कि पहला मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो चीजें ली गई, जो फ्रांस से हमें लिया गया, वो क्या क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को लिया गया था, और बी आर अम्बेडकर ने इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कहा है कि इट मस्ट बी सीन एज ए इनसेपरेबल ट्रिनिटी, विदाउट वन द अदर इज इनकम्प्लीट। तो जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है ये तीनों ट्रिनिटी इनसेपरेबल है, इनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर किसी एक को भी आप अलग करोगे तो इट विल कोलैप्स। ओके, और नेक्स्ट जो है वो रशियन रिवॉल्यूशन है। रशियन रिवॉल्यूशन से हमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो वहां से लिया गया है। और रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था, जो वहाँ के जो भी कॉन्सेप्ट उस समय के जो भी मुद्दे थे रशिया में उसकी वजह से हुआ, तो वहाँ पे जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस थी उसके खिलाफ वहाँ पे आवाज उठाई गई, और वही चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ से इंश्राइंड किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब ये देखना है कि क्या क्या जो इंडियन कल्चर में जो फिलोसफी है, इंडियन कल्चर और फिलोसफी से क्या क्या चीजें हमारे उद्देश्य हमारे प्रेम्बल में ऐड हुए हैं। तो वो देख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ वसुदेव कुटुंबकम जो है, वर्ल्ड द होल वर्ल्ड अर्थ इज माय फैमिली। ठीक है, एंड सर्व धर्म संभाव एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती। तो एक मतलब ईश्वर एक है, सत्य एक ही है, और उसको कई कई नामों में हम जानते हैं। तो ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है ये हमारे ऋग्वैदिक पीरियड के रूप से रिलेटेड है। और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के ऊपर बेस्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, है ना, ये कहता है कि जो प्रियम्बल है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब प्रियम्बल को रखा गया सामने तो प्रॉब्लम ये हुई कि मतलब कैसे गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में इसको रखा जाए या इसके एंड में रखा जाए। तो ये एक मतलब इम्पोर्टेंट डिबेट हुआ। तो फाइनली इसको है ना परफेक्टली कंसिस्टेंट विद द बेसिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको फाइनली मतलब सारे जो आर्टिकल्स बन गए थे उसके बाद इसको मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अटैच किया गया, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि मतलब जो भी कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे। लाइक अगर कोई भी कॉन्सेप्ट हमें मतलब जानना हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो हम उद्देशिका को पढ़ करके समझ सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज कंट्रोवर्सी ओवर द नेम ऑफ गॉड एंड महात्मा गांधी। अच्छा, डिबेट कुछ हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन में बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो एक वो डिबेट, उसके बाद ये डिबेट आया इन द नेम ऑफ गॉड, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देशिका है जो प्रियम्बल है उसको इन द नेम ऑफ गॉड मतलब ऐसा संबोधित करके बनाया जाए। एच.वी. कामत ने इसकी मतलब वो सपोर्ट किया था, बट और जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो महात्मा गांधी का नाम उसमें रखना चाहते थे। ठीक है,
तो फाइनली जो मतलब रोहिणी कुमार चौधरी और हृदयनाथ कुंदू इसको अपोज करते हैं, और वहां पे मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद उसमें वोटिंग होती है, एंड वोटिंग में इस चीज को जो इंक्लूजन ऑफ गॉड जो है इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। और वहां पे मतलब एक मतलब सेकुलर शब्द यूज किया जाता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि आप ये देख सकते हो कि अगर किसी एक पर्टिकुलर इन द नेम ऑफ गॉड या किसी भी पर्टिकुलर ईश्वरीय सत्ता को प्रमोट किया जाता है तो लोग धार्मिक उसको भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो मल्टी लिंगुअल मल्टी रिलीजियस कंट्री है। तो किसी एक की तरफ इंक्लिनेशन है, एक तरफ झुकाव है, वो नहीं होना चाहिए। तो वोटिंग रिजल्ट ये हुआ, और फाइनली मेजोरिटी जो थी वो इंक्लूजन ऑफ गॉड के अगेंस्ट में आई, है ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहती है कि टू कार्व इंडिया इनटू न्यूट्रल साइंटिफिक आउटलुक नेशन फ्रॉम वेरी बिगनिंग। तो इंडिया को न्यूट्रल, सेकुलर और साइंटिफिक आउटलुक के रूप में प्रदर्शित किया जाए, ठीक है। So the next discussion is on the term "We the people of India." We the people of India भी कहा गया, तो उसमें क्या गया कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वर्सेस पीपल सोवरेनिटी। तो ये डिबेट आता है कि some people argue that since the election of a constituent assembly was based on restricted provincial assemblies and not universal adult franchise, writing "We the people" was technically inaccurate। तो कुछ लोगों का मानना था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो मतलब कुछ ही लोगों का रिप्रेजेंटेशन उसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी है, तो मतलब कुछ एक पर्टिकुलर एज के को रखते हुए और उसमें लोगों को शामिल किया गया। तो ये सारा जो देश है सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, बट बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कलेक्टिव विल है, यहाँ पे लोगों का, है ना। कलेक्टिव विल की बात करते हैं कि सारे जो सिटीजन है, सारे जो देश के नागरिक हैं, उनका कलेक्टिव विल है। और जो हमारा देश है ना, ये कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है, कोई किंग नहीं है, ये तो लोगों का ही मतलब लोकतंत्र है और लोगों के द्वारा बनाया गया है पार्लियामेंट है। तो ये यहाँ पे कलेक्टिव विल की बात करते हैं अम्बेडकर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इनोवेशन से इनके बीच में डिबेट होता है लीगल एनालिसिस ऑफ 5 पिलर्स। जो 5 पिलर्स हैं, सोवरेनिटी, है ना, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, ठीक, फिर वेरियस डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। तो आइए भी देखते हैं हम जो पहला हमारा पिलर है वो सोवरेनिटी की बात करता है। तो सोवरेनिटी मतलब हमने अभी देखा, है ना, कि legal sovereignty India is rooted in constitution while political sovereignty resides firmly with people of India. Parliament is not absolute, it can legislate only within the boundaries given by the constitution. तो जो लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल सोवरेनिटी है, वो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर निहित है। और जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, मतलब राजनीतिक संप्रभुता है, वो भी हमारे देश के नागरिकों के साथ निहित है। तो पार्लियामेंट भी मतलब एब्सोल्यूट नहीं, वो सारे अपने निर्णय नहीं ले सकते, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रख करके कोई भी निर्णय ले सकता है। और सोवरेनिटी इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बट एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे उभर के आता है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि जब 1991 में हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स किए गए तो दुनिया भर के जो भी मार्केट्स थे वो हमारे लिए ओपन कर दिए गए और उनके लिए भी हमारा मार्केट ओपन हो गया। जब आज हम मॉडर्न जमाने में ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में किसी भी देश की जो संप्रभुता होती है, सोवरेनिटी होती है, वो हैम्पर होती है, नो डाउट हैम्पर होती है, क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस हैं, ट्रीटीज, सब कुछ मतलब आप ये समझ सकते हो कि इन्फ्लुएंस्ड होती है बाहर के। अब जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि लाइक अगर डिजिटल इंडिया की बात कर सकते हैं तो डिजिटल इंडिया में आप देखो कि डिजिटाइजेशन में बहुत बड़ा रोल मतलब बहुत सारे जो बाहर की कंपनीज है उनका है। लाइक आप देख सकते हो यूट्यूब है, तो यूट्यूब कहाँ का है? यूट्यूब तो यूएस का है। यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, एक्स है, ट्विटर है, ये सारे जो कैंपेन्स है, ये ट्विटर वगैरह, ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बाहर के हैं। तो अगर उन्हें कोई भी मतलब अपना एजेंडा या कुछ भी चलाना हो तो वो हमारे देश में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये तो एक मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से किसी भी देश की जो संप्रभुता है, चाहे वो पब्लिक की संप्रभुता हो या स्टेट की संप्रभुता हो, वो तो हैम्पर करेगा ही करेगा। तो नेक्स्ट हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा क्रिटिक्स भी था, है ना, कि इंटरनेशनल सिस्टम लाइक अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिसाइजेशन किया गया है। अब इसमें WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसीज फेस एक्सटर्नल प्रेशर
क्वेश्चनिंग इट इफ इंडिया रिमेन्स ट्रूली सॉवरन। तो ये क्वेश्चन मार्क आता है यहाँ पे कि क्या भारत वाकई में मतलब वास्तव में संप्रभु देश है, क्योंकि जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और IMF, अंतरराष्ट्रीय है ना, IMF वगैरह की वजह से जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो बिल्कुल उन पे गहरा प्रभाव पड़ता है। हम इनको ध्यान में रखते, इनके स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हम कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं। तो हम मतलब एक स्वतंत्र इकोनॉमिक पॉलिसी तभी बना सकते हैं जब हम किसी चीज में इन्फ्लुएंस ना हो। बट आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये होना पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं हम आप कह सकते हो कि इंडिया इज sovereign country but not sovereign. Okay, and the next topic is judicial explanation। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज आर वॉलंटरी sovereign decision of India to cooperate. If India wishes, it can withdraw from these treaties using its sovereign power. Therefore, international cooperation does not diminish India's sovereignty. It strengthens its position on the global stage. तो वहीं इसके मतलब आप कह सकते हो कि एक्सप्लेनेशन में जुडिशरी आती है ना, न्यायालय कहता है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं वो सारे के सारे वॉलंटरी हैं और जरूरी नहीं है कि हम बाध्यकारी नहीं है वो, अगर चाहे तो हम उन ट्रीटीज से बाहर अपने आप को निकाल सकते हैं, या ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन ट्रीटीज को मानते हैं या नहीं मानते हैं, है ना। और जो भी सॉवरेन पावर है उसको मेंटेन रखते हैं हम अपनी। तो जुडिशरी हमारे यहाँ कहती है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेशनल कॉपरेशन है, ये मतलब ये इंडिया के सोवरेनिटी को कम नहीं करती है बल्कि ये और उसे मतलब मजबूत करती है ग्लोबल स्टेज पे, कि हम ग्लोबल स्टेज पे अपनी बात को रख सकते हैं किसी भी मुद्दे पे और हमारा रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो आज के टाइम पे हमारा देश का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी मतलब मायने रखता है। ग्लोबल स्टेज पे हमारे देश की जो इमेज है वो काफी बढ़ी है मॉडर्न टाइम में, और इसका कहीं न कहीं कारण ग्लोबलाइजेशन भी है ना। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशलिज्म। समाजवाद की बात करते हैं तो मार्क्सिस्ट और नेहरूवियन गांधीयन सोशलिस्ट। तो मार्क्सिस्ट जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि जो इसमें मतलब सोशलिज्म में, समाजवाद में रिवॉल्यूशन होना चाहिए, वो क्रांति की बात करता है। क्लास स्ट्रगल होता है इसमें और स्टेट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन। तो स्टेट क्या करता है, जो राज्य है वो किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी लोगों के ऊपर उसका नियंत्रण रहता है, ठीक है। पर उसी के ही विपरीत में अगर हमारे देश में देखा जाए, जो समाजवाद की परिभाषा दी गई नेहरू और गांधी के द्वारा, तो वो ये कहते हैं कि हमारा जो समाजवाद है वो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, नॉन वायलेंट है ना, और इवोल्यूशनरी है। इवोल्यूशनरी इन द सेंस कि वो धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व कर रहा है ना। और समाज में जैसे जैसे मतलब लोगों का उत्थान होगा, सोशल इंक्रीमेंट होगा, उनका सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंक्रीमेंट जब जैसे जैसे होगा, तो जो खाई है एक पुअर और रिच के बीच में, अपर और लोअर के बीच में, तो वो खाई जो है एक जो ब्रिज का काम करेगा, जो इवोल्यूशनरी होगा। तो हमारे देश में एक मतलब पॉजिटिव सोशलिज्म है। ओके, अब इसमें आप देख सकते हो एक्सेल बियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है, और DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 में, ये दो केसेस इस पे दिए गए कि जिसमें एक्सेल बियर वाले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो सोशलिज्म है, हेल्प कोर्ट अकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू लॉ कंसर्निंग द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड लेबर वेलफेयर, द मेन एम ऑफ सोशलिज्म इज टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस। तो जो एक्सेल बियर कहता है कि जो सोशलिज्म जो शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत मतलब हेल्प करता है, उसे सहायता प्रदान करता है कि कोई भी लॉ है उसे मतलब सोशलिज्म जो है समाजवाद के दायरे में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, और किसी भी मतलब इंडस्ट्रियल के जो लेबर्स हैं, जो लेबर है ना, उस क्लास को ध्यान में रखते हुए कोई भी मतलब लॉ या कोई भी नियम या कानून बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं। तो ये जो सोशलिज्म है ये एक बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हो कि कोर्ट के लिए एक बड़ा हेल्पिंग हैंड है ना। तो मेन ऑफ सोशलिज्म इज टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस, और जो मेन एम है वो है कि जो सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए। एंड DS निकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोशलिज्म इज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेरियस क्लासेस एंड टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द सिटीजन फ्रॉम क्रिडल टू द क्रीमेटोरियम। तो DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहता है कि जो सोशलिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसका काम ये है कि जो लिविंग जो
बहुत सारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, छोटा बड़ा, मतलब आप सकते हैं हमारे देश में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत उनके इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल लेवल्स हैं, तो उन सारे लेवल्स को कम को जो सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, और उनके मतलब जीवन से लेकर मृत्यु तक के जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे एक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हो, है ना। तो ये डीएस नाकारावर से यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात कहेगी। फिर पोस्ट 1991 रिफॉर्म में ये बात किया गया जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, तो उसमें जुडिशरी कहती है कि इंडियन सोशलिज्म हैड मॉर्फ्ड इनटू वेलफेयर स्टेट मॉडल वेयर द स्टेट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, प्रोटेक्शन फॉर वीकर सेक्शंस व्हाइल अलाउइंग मार्केट फोर्सेस टू ड्राइव बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स जब हुए हमारे देश में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो हमारा देश है वो इंडियन सोशलिज्म है, भारतीय समाजवाद है, वेलफेयर स्टेट है ना, कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देता है, और उसमें ये कहता है कि जो राज्य है वो यहाँ के लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, और हेल्थ केयर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय और प्रोटेक्शन, सामाजिक सुरक्षा ये प्रदान करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट पीरियड जो है हमारा वो सेक्युलरिज्म है। तो सेक्युलरिज्म अभी हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन सेक्युलर एंड सेक्युलर, धर्म वर्सेस पंथ। धर्म वर्सेस पंथ का कॉन्सेप्ट आता है, पंथ निरपेक्ष was chosen instead of धर्म निरपेक्ष। तो धर्मा denotes duty, virtue and moral values, example पितृ धर्मा and राज धर्मा, while which cannot be abandoned. Panth means a specific sect, religion or method of worship, Hindu, Islam, Christian, thus India is neutral to sect but not averse to moral values। तो हमारा जो देश है वो जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई, वो कहा गया कि पंथ निरपेक्ष हमारा देश है ना, ना कि धर्म निरपेक्ष, क्योंकि धर्म है वो ड्यूटी से रिनोट होता है। और ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है कि जो हमारा जो कार्य है ना, जो राज्य धर्म है, पितृ धर्म, जैसे लाइक अगर आप हमारा जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं, तो हमारा टीचर का क्या धर्म है कि टू टीच, है ना, हम अपने स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर गाइडेंस दें, एक प्रॉपर एक दिशा में उन्हें मोबिलाइज करें ताकि उन्हें सही ज्ञान हो, सही और गलत के बीच में, और सही दिशा में वो प्रेरित हों और अपने नेशन बिल्डिंग में अपना जो योगदान है वो दे सकें। तो ये हमारा धर्म है। वैसे राजधर्म है, स्टेट का क्या काम है कि वो अपने नागरिकों के लिए जो भी उसके कार्य जो हमारे डीपीएसपी में जो भी बनाए गए हैं कार्य, जैसे कल्याणकारी राज्य के जो भी है कि सिटीजन्स को अच्छा हेल्थ केयर मिले, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा हो, ताकि कोई भी बाहरी ऐसी कोई भी शक्तियां उन्हें प्रभावित ना कर पाए। तो इसके लिए जो भी कार्य है वो उसकी ड्यूटी में आएगी। ठीक है, और वही चीज यहाँ पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्ट की बात करते हैं, तो सेक्टेरियन मतलब होता है कि पंथ जिसमें जो अलग अलग जो धर्मों के नाम, जैसे इस्लाम है, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, और जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, तो ये सारे जो भी मतलब धर्म है, तो ये धर्म की बात करता है पंथ निरपेक्ष। और इसमें क्या है कि हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष है ना, किसी भी सेक्ट को ध्यान में रखते हुए किसी पंथ को वो मतलब सपोर्ट नहीं करता है। वो कहता है कि हमारे लिए सारे धर्म संभाव है, मतलब सब समान है, और जो भी राजनीतिक या जो भी कार्य जो है वो अगर सिटीजन के लिए बनाए जाएंगे तो सबके लिए समान होंगे, किसी के लिए ऊंचा या नीचा नहीं हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कोई अगर सरकारी सुविधा है तो वो दूसरे को नहीं मिलेगी, सबको समान रूप से माना जाएगा। और यही यूनिफॉर्म सिविल कोड में यही बात की जाती है, आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी का, तो वो यही कहता है कि जुडिशरी हैज नोटेड मल्टीपल टाइम्स सच एज शाहबानो और सरला मुदगल केस में ये कहा जाता है कि जो कॉमन सिविल लॉ है, मैरिज, डाइवोर्स और प्रॉपर्टी, ये सेकुलर फैब्रिक जो है हमारा, जो सेकुलरिज्म है, जो धर्म निरपेक्षता की, जो पंथ निरपेक्षता की जो परिभाषा है, उसको ये बहुत ही मतलब सुदृढ़ करता है। ठीक है, और द नेक्स्ट अब इसी में एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सेकुलरिज्म की परिभाषा को कोई भी राज्य, जो भी हमारा भारत के जितने भी राज्य 28 राज्य हैं, अगर कोई भी राज्य अगर इनमें से अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो करता है, पंथ निरपेक्षता को आधार बनाते हुए अगर वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो जो सेंटर केंद्र सरकार है, केंद्र जो है वो उसके खिलाफ, जो प्रेसिडेंट है वो उसके खिलाफ है ना एक्शन लेगा, और आर्टिकल 356 उसको ये शक्ति देता है कि वो उसके खिलाफ प्रेसिडेंट रूल लगाए उस राज्य में। तो ये एसआर बम्बई केस में हमने देखा। फिर वेरियस डायमेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इट्स इनर वर्किंग, तो अब जैसे 73 है
और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो पंचायती राज से रिलेटेड है और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, टेकिंग डेमोक्रेसी स्टेट टू ग्रास रूट मॉडल नॉइज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो ये जो हमारे यहाँ पंचायती राज या मतलब लोकल रिप्रेजेंटेशन की जो बात की गई है ना, उससे हमारे यहाँ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक मॉडल बन के उभरा कि जो भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो ग्रास रूट लेवल पे पहुंचे, है ना, बिल्कुल जमीनी स्तर पे उन सुविधाओं को पहुंचाया जाए, या राज्य की जितनी भी नीतियां हैं उनको ग्राउंड लेवल पे उनको किस तरीके से पहुंचाना है। तो इसी कारण से 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज जो है इनको इस्टेब्लिश किया गया ताकि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, है ना, पार्टिसिपेशन हो सके और भी लोगों का इंक्लूजन हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डेमोक्रेसी, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डेमोक्रेसी क्या है? विदाउट डिसेंट एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी डाइज। द सुप्रीम कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूशनली हेल्ड दैट फ्री प्रेस एंड फेयर इलेक्शंस आर द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव पार्ट है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा अंग है। अगर ये नहीं होगा तो डेमोक्रेसी मर जाएगी, है ना। तो कहता है कि जो फ्री प्रेस है, मतलब जो प्रेस है, मीडिया है, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, इसको फ्री रखा जाए, है ना। इसमें कोई भी मतलब ऐसे मतलब करप्शन ना हो और इलेक्शन में फेयर हो। कोई भी फेयर इलेक्शन में मतलब आप कैसे करप्शन ना हो, सारी इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर हो, बूथ कैप्चरिंग ना हो। तो ये आपके मतलब डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे। तो नेक्स्ट इज प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। तो ब्रिटेन वर्सेस इंडिया। ब्रिटेन में क्या है? डेमोक्रेसी बट नॉट रिपब्लिक। अब जैसे ब्रिटेन में डेमोक्रेसी तो है पर रिपब्लिक नहीं है। और रिपब्लिक मतलब क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट टू एनी। आप ये कह सकते हो कि जो रिप्रेजेंटेशन है रिपब्लिक, है ना, वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेशन पे है कि कोई भी मतलब हमारे देश के उच्च भी किसी भी पोस्ट पे अपने काबिलियत और अपने मतलब अपने योग्यता के अनुसार जा सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कोई हेरिडिटरी किंग या क्वीन नहीं होगा। अब जहां ब्रिटेन में हेरिडिटरी किंग होती हैं चीजें, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक बिकॉज इट हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट इज इलेक्शन होता है। तो हमारे देश में क्या है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड होता है ना। पर ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहां पे किंग और क्वीन मतलब चुने जाते हैं। तो वहाँ हेरिडिटरी कॉन्सेप्ट है कि जो भी मतलब राजा होगा उसका पुत्र ही फिर राजा बनेगा। तो ऐसे हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में क्या है, प्रॉपर इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, और उसके आधार पर उनकी नियुक्ति होती है। Abolition of privileges. Being a republic means there is no privileged class. Every citizen is equal in the eye of law, and no individual can obtain special exemption based on birth or family background. तो privileges जो है वो किसी भी को हमारे देश में नहीं है। किसी भी नागरिक, सारे नागरिकों को समान माना जाएगा। अगर कानून न्याय की दृष्टि में सारे लोग, सारे सिटीजन, चाहे वो किसी भी मतलब पोस्ट पे हो, किसी भी और मतलब आप कह सकते हो ओहदे पे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप न्याय की दृष्टि में आप सारे लोग समान हो। तो ये हमारे देश में एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस की बात करता है। और जो 4 ग्रेट गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब न्याय और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 4 जो है वो पिलर्स हैं हमारे, ग्रेट गोल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कि इसको हमें पार करना है। तो इंटरकनेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। तो जो 3 जस्टिस है वो क्या क्या है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है। टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, पार्लियामेंट इनेक्टेड लैंडमार्क लॉस, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ST/SC, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इकोनॉमिक जस्टिस में DPSP इन्होंने लेकर आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें मतलब ढेर सारे जमींदारी उन्मूलन किया गया, बैंक नेशनलाइजेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वेलफेयर स्कीम्स लाइक MG नरेगा, ये सारी चीजें हमारे लाए गए। पॉलिटिकल जस्टिस में भी आप ये कह सकते हो कि गारंटेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज अंडर आर्टिकल 326, कि वोट देने का अधिकार आर्टिकल 326 में, है ना। जो भी एडल्ट सफरेज है, मतलब 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। और ये हमारा एक मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी होगा। तो ये हमारे लिए पॉलिटिकल जस्टिस है। डिटेल लीगल एनालिसिस ऑफ 5 लिबर्टीज, थॉट एंड एक्सप्रेशन,
थॉट, मतलब आप कोई भी सोच अपनी प्रदर्शित कर सकते हो समाज के सामने, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में दिया गया है। Imposes press freedom, commercial advertisement, right to information, subject to reasonable restriction under Article 1902, belief, faith and worship, enforced under Article 25 to 28, guaranteeing religious freedom. However, if religious practices violate public health, morality or basic fundamental rights such as ट्रिपल तलाक और सती, द स्टेट कैन लीगली इंटरवेन। तो अगर कोई भी ऐसा, मतलब क्योंकि हमारे देश में प्रिंसिपल डिस्टेंस है, प्रिंसिपल डिस्टेंस है ना, प्रिंसिपल डिस्टेंस है किससे, राज और जो धर्म है ना, जो रिलीजन है, इन दोनों के बीच में क्या 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 रिलेशन है, प्रिंसिपली डिस्टेंस है। तो अगर कोई भी धर्म है, अगर वो वहां के लोगों का दमन करता है किसी भी रूप से, तो राज्य वहां पे अपना जो इंटरवेंशन है हस्तक्षेप करेगा और उससे अपने लोगों को बचाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आर्टिकल 25 टू 28 के अंदर। टाइप्स ऑफ इक्वालिटी एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, फॉर्मल इक्वालिटी वर्सेस रियल इक्वालिटी, treating unequal people equally perpetuate inequality, article 15 subclause 4 and 16 subclause 4 empower the state to create reservation framework for backward classes to bring them into mainstream. This was upheld in the landmark Indira Sahani versus Union of India case, keeping a general cap of 50% on the reservation. तो बस आप देख सकते हो कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 और 16 सब क्लॉज 4 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि कोई किसी को भी उसके जाति, धर्म और नस्ल और भेद के आधार पे उस पे मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ मतलब कोई भी विभावना नहीं करी जाएगी। और इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यही हुआ था, है ना, कि 50% का जो रिजर्वेशन है उस कैप से ऊपर के रिजर्वेशन ना हो, ये कैप रखा जाए। The next is fraternity, unity and integrity of nation. Fraternity, unity and integration of nation. Dignity of the individual, importance of integrity. Dignity of individual में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में कहा जाता है कोर्ट की लाइफ जो है आर्टिकल 21 डज नॉट मीन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस बट लिविंग विद ह्यूमन डिग्निटी। तो आर्टिकल 21 के अंदर जो लाइफ की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात की जाती है, तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया कि जो मनुष्य है, मतलब जो लिविंग बीइंग है, ह्यूमन है, जो वो एक मतलब एनिमल एक्सिस्टेंस उसका नहीं है कि वो एक प्राणी है, प्राणी मात्र नहीं है, क्योंकि वो एक प्राणी और उसका डिग्निटी के साथ है, मतलब उसकी जो भी स्वच्छंदता है, उसकी जो सम्मान है, सम्मान पूर्वक उसे जीवन जीने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। Importance of integrity, word integrity was added via 42nd Amendment 1976 to counter secessionist tendency. India is an indestructible union of indestructible state, no state possesses the right to secede. तो वर्ड इंटीग्रिटी जो थी, है ना, अखंडता की बात करता है कि कोई भी राज्य जो है वो खंडित नहीं हो सकता है, हमारे देश के से अलग नहीं हो सकता है ना। और 42nd अमेंडमेंट 1976 जो है, ये 42वां संशोधन के तहत, है ना, ये काउंटर करता है कि कोई भी देश जो है, कोई भी देश का राज्य है, वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता है हमारे राज्य से। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, एन इंडस्ट्रिक्टिबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टिव स्टेट्स, नो स्टेट पजेस द राइट टू सेकेंड, मतलब किसी भी राज्य को ये मतलब नहीं है, राइट, अधिकार है कि वो हमारे देश से अलग हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ केस लॉज हैं, आप देख सकते हो। बेरुबारी यूनियन है, केशवानंद भारती है, SR बोम्बाई है। तो कि बेरुबारी यूनियन 1960 में कहा गया कि प्रियम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती में कहा जाता है कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड आर्टिकल 368 बट इट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, SR बोम्बाई में कहते हैं कि प्रियम्बल इंडिकेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म वाज अनअमेंडेबल कोर कंपोनेंट्स। तो उन्होंने SR बोम्बाई में कहते हैं ना कि सेक्युलरिज्म जो है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे।